हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के साइंस के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम में साइंस के पेपर जो होने वाला है उसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके आने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी है 2। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्न में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? इसका ऑप्शन बी सही जवाब है, अवतल लेंस को। ठीक है, और उत्तल लेंस को अपसरी कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसरी कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बिंब का वास्तविक तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? ठीक है, तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, जो कि लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह आपका दृष्टिपटल हो गया, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। किसी माध्यम अपवर्तनांक यानी कि का मान होता है, यानी u का मान होता है, अपवर्तनांक जो होता है किसी भी माध्यम का उसका मान होता है, तो उसका मान जो है आप देख सकते हैं ऑप्शन ए सीनी बाई सीनी आर, यानी कि साइन आई बाई साइन आर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के आवर्धन का असही मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? तो लेंस का असही मात्रक जो होता है क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन डी सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब है इसका, आप देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो ये आपका हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी कि चालक की लंबाई पर भी, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक आपका होता है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? वाट। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है? चलिए, तो विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को मापने के लिए किस परिपथ का उपयोग होता है? तो आप देख सकते हैं 11 नंबर का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि आमीटर। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपके 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, यानी कि अधिक प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है कि प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो जो इसका चुंबकीय पदार्थ है 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, तो वो है आपका सी, क्या? पीतल। क्या है? पीतल। बाकी सब जो है लोहे में भी होता है चुंबकीय पदार्थ, निकेल में भी होता है, कोबाल्ट में होता है, लेकिन पीतल में नहीं होता है। अर्थात जो पीतल है
वो आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है क्या? तो आपका जो 14 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा सभी बिंदुओं पर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आप देख सकते हैं कि शून्य भी होता है, इसके सिरे की ओर आने जाने पर घटता भी है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता भी है, तो इसलिए सभी बिंदुओं पर समान रूप से कार्य करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? चलिए थोड़ा सा हिचकी टाइप का आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो आपका प्रश्न जो 15 नंबर है इसका सही जवाब है ओट्स। ऑप्शन ए जो है आपका ओट्स इन्होंने किया था, ये सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं आपके 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक तो आपको पता ही होगा, यानी कि जिसमें करंट का प्रवाह मतलब क्या है, मतलब जाता हो। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेफाइट ही एक ऐसा है जो विद्युत का सुचालक है, बाकी हीरा में नहीं जाता है, आयोडीन में भी नहीं जाता है, गंधक में भी नहीं जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है तैलीय कागज होता है। ठीक है, तो तैलीय कागज होता है वो आपका होता है क्या, प्रभाषक, ठीक ना, ना ही वो पारदर्शक होता है ना ही अपारदर्शक होता है, इसलिए वह आपका प्रभाषक होता है, यानी कि वह थोड़ा बहुत दोनों साइड दिख भी जाता है और नहीं भी दिखता, इसलिए उसको प्रभाषक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ठीक, वह किसके चलते होता है? तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा देख सकते हैं कि इसमें जो आपका सही जवाब है वह हमारे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि जब भी प्रकाश का घटना मतलब होता है सूर्य के प्रकाश, तो वायुमंडल में अपवर्तन होने लगता है, उसका अपवर्तन होने लगता है, जिसके चलते हमको क्या होता है, उसका जो प्रकाश है वह मतलब झिलमिलाते हुए पूरा पड़ता है, क्लियर रूप से मतलब नहीं आ पाता है। तो झिलझिलाने का मतलब कि उसमें अपवर्तन का कार्य होता है, तो क्लियर रूप से नहीं आ पाता है, तो इसीलिए उसको हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तनांक कह सकते हैं, इनके ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रकाश का जो घटना है वह वायुमंडलीय के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। जो प्रकाश की चाल है तो आपका जितना भी विभिन्न माध्यम है उसमें होती है, तो आप देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में जो है ना प्रकाश की जो चाल है तो वह कैसी होती है? तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो इसका सी है, यानी कि समान। क्या होती है? समान, यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी अपेक्षा जो वायु में होती है ना वो समान होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है क्या? आप देख सकते हैं कि जैसे प्रकाश का परावर्तन के नियम 2 थे, उसी प्रकार से लेंस के मुख्य जो फोकस की संख्या होती है वो भी तो 2 ही न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो लकड़ी तो कुचालक है। आप देख सकते हैं जो लकड़ी है वह कुचालक है, यह हो ही नहीं सकता। प्लास्टिक भी कुचालक है, कार्बन भी कुचालक है, चांदी इसका सबसे सर्वोत्तम चालक होता है, इसलिए 22 का डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। 23 का कि शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो मतलब ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है शुष्क सेल में। जो भी शुष्क सेल होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो जो ऋण इलेक्ट्रोड है वह बना होता है क्या चीज़ का पता है? वो है आपका कार्बन का। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कि 1 जूल का मान होता है
1 जूल का मान होता है क्या? तो 0.24 कैलोरी यानी कि 24 कैलोरी। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ना, वह आपका बना होता है, पता है किसका? तो देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। जो इसका ऑप्शन बी दिया है तो ज़्यादातर लोग इसको मार देते हैं, तो इसको नहीं मारना है। नाइक्रोम जो होता है ना, वह हीटर में उपयोग होता है। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट का बात हो रहा है, तो फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो विद्युत का परिमाण में वृद्धि या कमी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है। तो आप देख सकते हैं 26 के बाद जो 27 है ना, वो आपका कूलाम हो जाएगा। 27 का ऑप्शन डी सही जवाब है, यानी कि कूलाम। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को बताया गया है। तो Na4SO4 प्लस BaCl2 मिलने के बाद BaSO4 से 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया में से किस प्रकार की है? तो ये जो अभिक्रिया है आपका 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन आपका जो है यह। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा, या बेकिंग सोडा का ही रासायनिक नाम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच मतलब समझते हैं ना, जब भी कोई भी मतलब पदार्थ पचते नहीं तो उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो है आपका ऑप्शन सी, इसको कहते हैं क्या? एंटासिड। एंटासिड, ठीक है। 31 नंबर का सी ऑप्शन सही जवाब है, एंटासिड। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि चींटी के डंक में मतलब एक अम्ल छोड़ देते हैं, यानी चींटी के जो डंक में एक अम्ल होता है वो छोड़ देते हैं, जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जो अम्ल होता है ना, यह हम बता दें आपको कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? मिथेनोइक अम्ल। इसको एक और नाम है, इसको कहते हैं हम लोग क्या? फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये तो कितना नंबर था? 22 था। अगला देखते हैं, ओ सॉरी 32 था ना, 33 देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक आप देख सकते हैं, मतलब जो आपका ये कितना नंबर है? 30 नंबर है ना। तो 30 नंबर जो है वो आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक, आपका पाया जाता है किसमें? हाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए टमाटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो 34 नंबर देखते हैं कि CaSO4 और 1/2 H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फल होते हैं? तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार निम्नलिखित में गुणधर्म निम्न के किस आवर्त फल के होते हैं? तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा परमाणु संख्याओं के, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे देखते हैं कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो जो नाइट्रोजन होते हैं उनके 2 परमाणुओं के बीच जो आबंध बनते हैं, आप देख सकते हैं कि उसको त्रिआबंध कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है।
उसके बाद आप देख सकते हैं ऑप्शन, ओ सॉरी क्वेश्चन अगला ना है, हाँ सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है। तो जो इनकी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है वह आपकी 4 होती है। आपको बता दें यहाँ पे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना वह 4 होती है। चलिए आगे देखते हैं। 37 के बाद आपका 38 नंबर क्वेश्चन है जंग रोधी स्टील क्या है। तो जंग रोधी जो है, जंग रोधी यानी कि उसमें जंग नहीं लगने वाला, तो जो है आपका देख सकते हैं क्या 38 का है जो आपका ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा, यानी कि मिश्र धातु जो है ना वह जंग रोधी से क्या होता है, वह जंगरोधी होता है, यानी कि वह जंगरोधी स्टील मिश्र धातुओं को ही कहते हैं। जैसे पीतल हो गया आपका जो मिश्र धातुओं से ही मिलकर बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। 38 के बाद आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। तो समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक जो होते हैं वह कहलाते हैं, आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा 39 का। आप बता दें क्या कि आपका बी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं सजातीय श्रेणी। क्या कहते हैं इसको, सजातीय श्रेणी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं, किसके आवर्त फलन होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या ऑप्शन ए, यानी कि परमाणु संख्याओं के, परमाणु संख्याओं के। चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो उदग्र स्तंभ है वह क्या कहलाते हैं। तो आपका हो जाएगा समूह। क्या कहलाते हैं, ऑप्शन बी, क्या कहलाते हैं वो, समूह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर कि अम्ल राज्य में सांद्र और HCl सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है। ठीक है, तो जो उसका अनुपात है आप देख सकते हैं कि 3:1, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कि कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एमिनो अम्ल विखंडन से बनता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, NH3। ठीक है, आगे देखते हैं कि बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वह सही जवाब है, COOH2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो भस्म यानी कि जो नहीं होता है, जैसे बोला जाता है शंकर जी अपने शरीर में क्या लगाते थे, भस्म लगाते थे। ठीक है, तो भस्म नहीं है, तो कौन है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, यानी कि NaCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क होता है आपका क्या, जिंक। जिंक क्या होता है, ऑप्शन बी है वह सही जवाब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक से क्या 80 लिखा गया, लेकिन है ऑप्शन बी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। 46 के बाद 47 देखते हैं कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन है क्या एक उपधातु है, उपधातु। ऑप्शन सी सही जवाब है इसका, सिलिकॉन क्या एक उपधातु है, क्योंकि यह बहुत सारे धातुओं के होता है। यही न एक ऐसा धातु है जो विद्युत को
बहुत मतलब कम मात्रा में धीरे धीरे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादातर इलेक्ट्रिक उपकरणों को बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ना, नाइट्रोजन जो है अल्कोहल में नहीं प्राप्त होता है, उसमें नहीं रहता है, यानी कि उसमें आपको कार्बन तो रहता ही है, ऑक्सीजन रहता ही है, हाइड्रोजन रहते हैं, लेकिन क्या नाइट्रोजन नहीं रहता, इसीलिए आता यही को आंसर ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम। देखिए अब आ गया सामान्य नाम। तो आप देख सकते हैं कि मेथेनोइक अम्ल हम लोग पिछले पढ़े थे कि चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसको मेथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं, तो उसी का दूसरा नाम था फार्मिक अम्ल, हम लोग वहाँ पर भी बताया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या है। सोना जो है ना उसकी परमाणु संख्या होती है, तो इसकी जो परमाणु संख्या है ना वह 79 यानी कि 79 होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? इसमें कौन ऐसी क्रिया है जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, अवक्षेपण। क्या है? अवक्षेपण। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि जो सिरका है, सिरका में क्या पाया जाता है? तो आपका एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और अभी हमने देखा था कि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कार्बन के अपरूप हैं? कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो देखिए कार्बन के अपरूप तो इसमें सभी हैं, ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इनमें सभी आते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। ठीक, एक अणुसूत्र जो है वह विभिन्न संरचना वाले सूत्रों के यौगिक कहलाते हैं। वह क्या होते हैं? तो आपके होते हैं, क्या कहते हैं उसको, समायवयी। समायवयी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन नाभिकीय संलयन नहीं आता, यही ऑप्शन सही जवाब है, यही नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? यानी कि जो अमीबा है एक तरह का जीव ही है, लेकिन सूक्ष्म जीव है, जो क्या होते हैं, नमी वाले स्थानों पर मतलब अपना जनन की प्रक्रिया करने लगते हैं। तो उन लोगों की जो जनन की प्रक्रिया है वह किसके अंतर्गत आता है? तो वह आपका आता है विखंडन। किसके अंतर्गत? विखंडन। ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। 57 में कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? छोटी आंत में पाए जाने वाले जो रसांकुर है उसका क्या कार्य है? तो उसका जो कार्य है, तो आप देख सकते हैं कि रसांकुर का जो कार्य है वह अवशोषण करने का है। क्या है? अवशोषण। क्योंकि जितना भोजन छोटी आंत के अंतर्गत जाता है उस सब का तो पाचन हो ही जाता है, अंतर्ग्रहण हो ही जाता है, तो संघीकरण तो ये सब हो जाता है, ठीक ना। लेकिन जो रसांकुर यानी कि जो उसके अंदर जो पाया जाता है, ठीक है, वो जो है हमारा वह अवशोषण कर लेता है उन सभी रसांकुरों का। उसके बाद है कि क्रैम्बस चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रैम्बस चक्र की क्रिया कहाँ होती है? ठीक है, तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सबसे फर्स्ट, यानी कि कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है कि पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। तो जो श्वसन होता है अनॉक्सी श्वसन, वह आपका इथाइल अल्कोहल में होता है। इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन जो होता है वह आपको पता ही है कि
जाइलम करता है। क्या? जाइलम। देखिए फ्लोएम का जो कार्य है ना, वह भोजन को बनाकर और सभी भागों को पहुंचाना ही फ्लोएम का कार्य है, लेकिन जल का व्यवस्था करना, जल का एकत्रित करके लाना, यह तो हमारा जाइलम का कार्य है। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन कि कुल परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है। तो आपको देख सकते हैं कि कुल परिवहन जो तंत्र है वह आपका तितली में पाया जाता है, यानी कि तितली सबसे ज़्यादा परिवहन करने का कार्य करते हैं। वह हमेशा इस पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के इधर उधर, तो सबसे ज़्यादा परिवहन का कार्य यही करता है तितली। ठीक है, चलिए तितली में सबसे ज़्यादा परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि इनमें कौन पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है। इनमें जो पादप हैं तो कौन सा ऐसा पादप है जो उत्सर्जित पदार्थ नहीं है। तो आपका हो जाएगा स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है आपका यकृत है। क्या है? यकृत। हाँ, यकृत के साथ साथ अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तीसरी में ऑप्शन ए सही जवाब है, यकृत। चलिए आगे देखते हैं इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है। तो आपका फल जो पकाने में प्रयुक्त होता है वो आपका होता है ऑप्शन सी, इथिलीन। क्या होता है? ऑप्शन सी, इथिलीन। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से तो आप बता ही सकते हैं कि इसमें कौन सा रोग होता है। तो इसका होता है मधुमेह। ठीक है, मधुमेह, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो अग्नाशय होता है, तो अग्नाशयी रस इसलिए छोड़ता है, ठीक ना, कि मधुमेह का रोग ना हो। तो इंसुलिन को बनाए रखने में हेल्प करता है अग्नाशय, इसलिए ऑप्शन 20 का सही जवाब है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6ठा नंबर कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है। ठीक ना, यानी कि जो ईस्ट होता है ना, तो ईस्ट के अंदर जो विधि होती है, यानी कि अलैंगिक जनन की विधि होती है, तो वह जनन कौन सी विधि कहलाती है। तो आपका हो जाता है मुकुलन। ईस्ट में जो होता है ना वह क्या है? मुकुलन। ठीक है, अगला देखते हैं मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो मानव में जो निषेचन की क्रिया है ना, चलिए सॉरी, थोड़ा जुम्भा आ रहा है, नींद भी आ रहा है। ये वीडियो हम रात में बना रहे हैं। चलिए तो आप लोग एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए, पास होइए, बस यही हमारी मनोकामना है। चलिए आगे देखते हैं क्या था। हाँ, निषेचन कहाँ होता है मानव शरीर में। तो आप वो देख सकते हैं कि जो फैलोपियन नलिका है ना, ऑप्शन डी, उसी में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। अंडाशय से तो अंडा ही उत्पन्न होता है, गर्भाशय में तो भ्रूण का उत्पत्ति हो, युग्मक का निर्माण होता है, योनि मार्ग से तो उसका जो भी संतति होता है उसका जन्म होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के पिता कहे जाते हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिक के पिता यानी कि मटर के पौधे पर इन्होंने क्या किया, खोज किया था, तो वो हैं आपके मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। तो जीवमंडल में जो ऊर्जा का स्रोत है ना, वो आपका सूर्य है। ठीक है, क्या है? सूर्य सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि सूर्य ही है ना कि सभी तरह की ऊर्जा को मतलब प्रदान करता है। तो उनको समझिए तो एक तरह से नवीकरणीय भी बोला जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी है, यानी कि जातियों की उत्पत्ति नामक एक पुस्तक है, उनको किसने लिखा था। तो उस पुस्तक को लिखने वाले हमारे थे डार्विन जी, ठीक ना। ठीक है, आगे देखते हैं कि कौन सा संवहन ऊतक है। इसमें कौन सा संवहन ऊतक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यानी कि आपका फ्लोएम और जाइलम, ये दोनों क्या हैं? संवाहक ऊतक है, ऊतक, संवहन ऊतक हैं। तो ऑप्शन
डी सही जवाब हो जाएगा। ए बी, ए ओ बी, बी और सी दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का जो निष्कासन करने की प्रक्रिया है वह कैसे करता है। तो आप देख सकते हैं कि विसरण द्वारा। किस तरह से? ऑप्शन बी जो है विसरण द्वारा। ठीक है, आगे चलिए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है आपका क्या? ऑप्शन डी यकृत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है पता है? सेरिबेलम। कौन? सेरिबेलम। समझ लीजिए, मस्तिष्क में ये मौजूद होता है जो कि शरीर के बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है, संतुलन को सही रूप से। चलिए आगे देखते हैं कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण, यानी किशोरावस्था में होने वाले कौन कौन से ऐसे शारीरिक परिवर्तन हैं, ठीक है, जिनके चलते किशोरावस्था में सब अनेकों प्रकार के हार्मोन के चलते अनेक तरह के लक्षणों को देखा जाता है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कैसे? तो जो किशोरों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण, यानी किशोरों में होने वाले शारीरिक जो परिवर्तन है वो कौन कौन से हैं। तो किशोरों में जो आप देख सकते हैं कि जो उन लोगों के अंदर जो मतलब शारीरिक परिवर्तन होता है, तो जब आदमी किशोर अवस्था में एंट्री करता है तो कुछ न कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं लड़के और लड़कियों में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेस्टोस्टेरोन, और ऑप्शन बी यानी कि एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन है या पुरुषों में दिखाई देता है, और एस्ट्रोजन है वह क्या? स्त्रियों में दिखाई देता है। ठीक है, जिसके चलते स्त्रियों में स्तन और कुछ बाल वगैरह निकलने लगते हैं। पुरुषों में कुछ यही है कि उनके अंदर भी बाल और सीने का चौड़ा होना, ये सब कुछ दिखने लगता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि मानव हृदय में जो कोष्ठ होते हैं वह 4 होते हैं। ठीक है, जिसे दायां नीले, बायां नीले, दायां लीन, बायां लीन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, रक्त क्या है। रक्त क्या है? तो रक्त आपका क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। क्या है? ऊतक है। चलिए आगे, उसके बाद है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जो आपका जीन है उसको प्रस्तुत करने वाले हैं कौन? आप देख सकते हैं जोहानसन। क्या है? जोहानसन। ठीक है, उसके बाद है 79 नंबर क्वेश्चन कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है वह आपका है 23 जोड़े। ठीक है, कितना? 23 जोड़े। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या। चलिए अब इसका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, तो इसका जवाब देखते हैं क्या है कि ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पता है? एस्ट्रोस्फीयर में। कहाँ में? स्ट्रेटोस्फीयर। हाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ, और इससे रिलेटेड और भी कल वीडियो आएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पे नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके और भी दोस्त जो हैं वह देख सकें और क्या करें, वो भी इस एग्ज़ाम में पास हो सकें। चलिए, इसके लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलिए।